हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल मेंस से रिलेटेड होगा। आपके पास ऑलमोस्ट अब एक महीना भी पूरा नहीं बचा है, तो बहुत सारे हमारे सामने क्वेरीज होती कि लास्ट के एक महीने में हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे आप अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, स्कोर को अपने बढ़ा सकते हैं और कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे आप लोग बढ़ाएं इस महीनों को लेकर। ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा जो आपको अपनी इस महीने की प्रिपरेशन के अंदर आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो लेकर चलता हूं मैं माइंडसेट। क्योंकि एक महीना बाकी रह गया है, हम कितना भी पढ़ लेते हैं हमें फिर भी यही लगता है कि अभी तो बहुत सारा बाकी है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। जो चीज़ें नहीं आती हमारा उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है और वहां से हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे हमारा जो माइंडसेट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन हो जाता है। दूसरों के जो स्टूडेंट्स के नंबर होते हैं हमारे साथियों के, कई बार उनके ज्यादा आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग सा फील होता है। तो ये बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपना माइंडसेट को बहुत अच्छे से आप क्लियर करें और उसको बहुत ज्यादा डिटरमाइन बनाएं। तो अपने माइंडसेट को मैं ये बोलूंगा, आप सबसे पहले आप ऑप्टिमिस्टिक बने। ऐसा ना सोचे कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपने काफी सारी चीजें पढ़ ली है, अब बस आपको थोड़ा सा आगे लेकर जाना है अपनी प्रिपरेशन को और एग्जाम देना है और ये गारंटी देकर आपको चलना है कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। क्योंकि आप पैसिमिस्टिक सोच रखोगे तो इसका आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर सीधा असर होगा और आपको परेशानी आएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि किसी के ज्यादा आ रहे हैं, किसी के कम आ रहे हैं। हो सकता है आप आपके ग्रुप में ऐसे हो जिसका सबसे कम स्कोर आ रहा हो, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि मॉक टेस्ट में जो नंबर आते हैं वो आपकी सक्सेस को डिसाइड नहीं करता है। वो श्योरिटी नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए बोल रहा हूं किसी को अपने आप को साथ में किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है और अपने माइंड पर जरा सा भी प्रेशर आपको क्रिएट नहीं होने देना है। ठीक है, आपको मैंने कई बार बोला है कि अपने जो आप मॉक टेस्ट देते हो और आप जो पढ़ाई करते हो, ये जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मार्क्स ओरिएंटेड होता है कि मुझे इससे ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, मुझे पिछले मॉक टेस्ट से ज्यादा लेकर आने। नो डाउट आपको लाने चाहिए अच्छे मार्क्स, बट आपकी जो प्रिपरेशन है ये मॉक टेस्ट की या आपकी जो पढ़ाई है ये आपका इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको हर रोज इंप्रूव करना है, अपनी जो लूप होल्स है, अपनी जो वीकनेसेस है उनको आपको ओवरकम करते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, सिलेक्शन इन नंबरों से नहीं होगा, सिलेक्शन उन्हीं नंबरों से होगा जो आप एग्जाम में लेकर आओगे। तो अपने माइंडसेट को बहुत अच्छा बनाइए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बूस्ट होगा। इसके अलावा ये भी बोलूंगा दोस्तों, अभी जो समय चल रहा है, जैसे कोविड का चल रहा है, बीमारियों का भी चल रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से खाना खाना चाहिए, आपको अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको अच्छे से अपनी नींद निकालनी चाहिए और अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना कि एक महीना ही बाकी रह गया तो और ज्यादा स्टडी करूंगा, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करूंगा, वो सब नहीं होना चाहिए ना। और आपको कुछ भी नया अभी नहीं पढ़ना है, आखिरी के इस महीने में नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा हुआ है अब सिर्फ उसी से हम लोग अपना काम चलाएंगे। तो दोस्तों काफी सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर भी कि ऑब्वियसली बात है आखिरी मंथ में क्या होगा, तो बोले सभी यही बोलते हैं रिविजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं इनके अंदर भी जो हम लोगों को समझनी जरूरी होती है, वो मैं आपके साथ में यहाँ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, मैथ्स को लेकर मैं आपसे पहले बात करूंगा कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपने जो पढ़ा है उसी से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना। तो मैथ्स में आपको क्या करना चाहिए, अभी तक जो भी आपने बुक्स करी है उनके जितने भी बुकमार्क क्वेश्चन है, जो आपने गोले लगा रखे हैं, वो क्वेश्चंस आपको सारे के सारे फिनिश करने हैं, फिर से रिवाइज करने हैं 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक कि वो टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से सॉल्व ना कर पाओ और मिनिमम टाइम में ना कर पाओ, है ना, तब तक आपको करना है। प्लस आपके जो नोट्स होंगे, चाहे आपने कहीं से क्लास लिया होगा, वो नोट्स भी आपको वापस से कीप रिवाइजिंग, उनको लेकर चलना है, बुकमार्क क्वेश्चंस को लेकर चलना है। ठीक है, और आपको ये भी लेकर चलना है कि जो भी क्वेश्चन आता है उसका एक आपके पास में माइंड में मैप क्रिएट हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है ना। तो अगर मैप आपके माइंड में अगर रेडी हो रहा है तो बिलीव मी, वहां पर जब आपके एग्जाम के अंदर रैपिड फायर होगा क्वेश्चंस का, तब वो अगर आपने अच्छे से इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस कर रखी है तो वो क्लिक कर जाएगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही किया जाता है ना। तो कई बार आप इस चीज को भी यूज कर सकते हो माइंड मैपिंग
माइंड मैप को लेकर, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलूंगा जो काफी लोग करते भी हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं ना। जो नहीं करते हैं उनको हमेशा इस चीज का कहीं ना कहीं लॉस होता है। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हो गई है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए, शॉर्ट ट्रिक्स हो गई है या आपके शॉर्टकट्स हो गए हैं, इन सभी को आपको एक जगह गैदर कर देना। अगर गैदर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो प्लीज आखिरी इस महीने में कर लीजिए चैप्टर वाइज, या जैसे भी जो चीजें आपको लगती है कि ये मैं धुंधला धुंधला याद रख पाता हूँ या प्रॉपर याद नहीं रह पाता है। कई बार हम फॉर्मुलेस के अंदर एक स्क्वायर का इधर से उधर कर देते हैं, तो ये चीजें भी बहुत गड़बड़ क्रिएट कर देती है। तो एटलीस्ट ये चीज तो हमारे हाथ में फिक्स करना, तो इनको किसी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, A4 शीट पर ले लीजिए, अपनी किसी दीवार पर चिपका दीजिए और उनको डेली रिवाइज करना है आपको, है ना। और इसी के साथ में आपको डेली कम से कम मुझे लगता है 15 से 20 मिनट कम से कम आपको कैलकुलेशन को डेडिकेट करना चाहिए। रैंडम कैलकुलेशंस कीजिए, माइंड में कुछ मल्टीप्लिकेशंस कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको एग्जाम में बड़ा फायदा होगा। कई बार कैलकुलेशंस रिपीट भी हो जाएगी और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी, जिससे आपकी ओवरऑल स्पीड के अंदर भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन छोटी छोटी चीजों से ही जब आप सही करना शुरू कर देते हो तो फिर आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो काफी कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मॉक टेस्ट को लेकर कि मॉक टेस्ट के अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब आपके पास में जो दिन है, आप 25 मॉक टेस्ट तो आराम से लगा सकते हो। हर दिन का आप एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए और ये भी ध्यान रखना कि ये मॉक टेस्ट आप 10 से 12 बजे के बीच में लगाना, ताकि आप साइकोलॉजिकल उस टाइम में अपने आप को रेडी कर पाओ और आप वहां पर भी आपको प्रॉब्लम ना हो। पता चला कि आप इस टाइम पे सो जाते हो, रात को पढ़ाई करते हो, दिन में सो जाते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इस टाइम पर पढ़ना है आपको, इस टाइम पे मॉक टेस्ट देना है। 25 मॉक टेस्ट आपके टोटल हो जाएंगे और अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस आपको स्ट्रेटेजी वाले पार्ट के ऊपर रखना है। अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो मैंने एक 10 सेकंड प्लान बना रखा है और मैंने द आर्ट ऑफ स्कीपिंग, अगर आपको स्कीपिंग नहीं आती है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको द आर्ट ऑफ स्कीपिंग को सीखना ही पड़ेगा। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल रहा हूं, आप उसको प्लीज चेकआउट करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, 10 सेकंड प्लान एंड द आर्ट ऑफ स्कीपिंग, ओके। और इसके अलावा दोस्तों ये होता है कि मॉक टेस्ट के अंदर जो होता है, हमेशा एग्जाम के अंदर भी आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर डिसीजन मेकिंग आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अभी छोड़ना है या करना है। करना है तो कौन सी अप्रोच से करना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो और कुछ देर बाद पता चला ये तो हुआ नहीं, ये तो आधा अधूरा ही आता है, तो वो आपके लिए टाइम वेस्टेज होगा और वहां से आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा और प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा। तो इन चीजों का भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो डिसीजन मेकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपको लेकर चलना है, इसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके पास में इस महीने में आपको मैक्सिमम इंप्रूवमेंट करना है तो वो सिर्फ यहीं से पॉसिबल है कि आप अपने मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करें, प्लस आप उसका रिवीजन बहुत अच्छे से करें। कल जो मॉक टेस्ट दिया है उसका आज रिवीजन होगा, तभी आप अगला मॉक टेस्ट दोगे। ये आपके लिए एक रूटीन हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पास्ट की मिस्टेक्स को इंप्रूव नहीं करोगे, उनको सही नहीं करोगे, तो वो मिस्टेक्स की रिवाइजिंग होती रहेगी, वो आपके पास रिपीट होती रहेगी और आपकी एक्यूरेसी के ऊपर बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अपने लूप होल्स को अगर आपको फिक्स करना है तो आपको यहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। एनालाइज अच्छे से कीजिए, यहाँ पर जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे वो आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा, आपको इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कई बार एग्जाम्स में हमारे ऊपर ना चाहते हुए भी प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर ही बहुत ज्यादा टफ आ गया या ऐसा आ गया कि हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हमारे हार्ट बीट के अचानक से हाई हो जाती है, हमको प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो मैं बोलता हूं कि अपने आप का कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, वहां पर आपको अपने माइंड को काम रखना है और ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करना है ना। 3-4 लंबी सांसें ले ली, छोड़ ली, तो उससे क्या होता है ना, हार्ट थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इस चीज का आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। या तो आप उसी प्रेशर को लेकर आगे बढ़ो, या फिर उसी को आप 2 सेकंड का गैप लेकर अपने आप को पहले ठीक करो, फिर आप आगे बढ़ो। तो मैं ये बोलूंगा कि इस चीज का भी इंपॉर्टेंटली आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स के मॉक टेस्ट के बारे में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जिनको होती है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको कम से कम 15 मॉक टेस्ट और यहाँ पर लगा लेने चाहिए, है ना। फिर डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पेपर
आपकी आपकी तैयारी कैसी है ना। कम से कम 10 से 15 अगर मॉक टेस्ट लगा लेते हो तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ठीक रहेगा। और इसका भी आपको साइकोलॉजिकल ध्यान रखना है कि 2 से जो आपका 4 वाला टाइम होता है उस पर लगा के देख लेना, क्योंकि ये टाइम क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक वाला होता है, नींद वाला होता है ना। और इस टाइम पे इंग्लिश का मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करता है। तो जब आप अपने आप को इस टाइम पर प्रिपेयर करोगे तो आपको एग्जाम में इस चीज का फायदा मिलेगा, आप हैबिचुलाइज हो चुके होंगे इसके लिए, ठीक है। और मैं ये बोलूंगा कि आपको अल्टरनेटिव आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। आज आपने अगर वन डे आज आपने मॉक टेस्ट दिया है तो कल का दिन जो होता है वो आप गैप ले लेना, कल मॉक टेस्ट मत देना, क्योंकि इंग्लिश का भी एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है, उसका रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि यहाँ पर आपका पढ़ाई आप इसको आप लास्ट तक पढ़ाई भी कुछ भी नया सीखते रहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो एक दिन आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, और एक दिन आपको जो होता है आपका ऑफलाइन रिवीजन, आपका ऑफलाइन जो प्रैक्टिस होता है आपको वो करना है ना। आप पूरा का पूरा भी ऑफलाइन के ऊपर जा सकते हो, लेकिन फिर भी 10 से 15 अगर मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपके लिए काफी सही रहेगा। मैं क्या किया करता था, एक चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो मैं किया करता था, हो सकता है आप चाहो तो आप भी उस चीज को ऐड कर सकते हो। मैं क्या करता था कि 1 घंटे का, क्योंकि 2 घंटे मॉक टेस्ट देना इंग्लिश का बहुत ज्यादा प्रेशराइज आपको कर देता है, तो मैं 1 घंटे में यह करता था कि 150 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करता था, जिसके अंदर मेरे पास में कॉम्प्रिहेंशन प्लस में क्लोज टेस्ट को जो होता था वो छोड़ देता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ता है ऑनलाइन और आपकी आंखों पे स्ट्रेन क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है माइंड के ऊपर। तो मैं सिर्फ 150 नंबर का ही देता था और इसमें से कोशिश करता था मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। और इससे ये फायदा होता था कि मुझे फिर मैं मॉक टेस्ट देने के बाद 1 घंटे के बाद भी आराम से अपनी पढ़ाई को कर पाता था। तो 1 घंटे में 150 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस को मैं कर लेता था। इससे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट नहीं होता था। और रही बात कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्लोज टेस्ट में आती है, नो डाउट सबको आती है। तो आप इसकी ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा यहाँ से और आपके पास में आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने एक 1:3 का प्लान बना रखा है, उसका वीडियो भी मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहां से क्या होगा दोस्तों, आपकी 100% एक्यूरेसी जो होती है वो अचीव होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। 100% एक्यूरेसी मतलब आपकी पर्सनल एक्यूरेसी। अगर आप 200 में से 180 क्वेश्चंस करते हो तो आप ये लेकर चल सकते हो कि आपके 180 के 180 ठीक होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 200 में से 200 है ना, आपका पर्सनल जो एक्यूरेसी होगा वो 100% पर जा सकता है। यहां से आपका फोकस इंक्रीज होगा, ठीक है। और यहां पर भी आपको चीजों का ध्यान रखना है कि आपको जो अपनी तैयारी करनी है, अपने जो लूप होल्स को फिक्स करना है, ठीक है, वो क्या करना है, आपको अपने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करना है, ठीक है। कि अगर आपको किसी चैप्टर में स्पेशल प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए और आप उस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश के अंदर कई लोगों का ये डाउट होता है, सर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का क्या किया जाए। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ इनको आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वोकेबलरी को ही इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आप आराम से 4 ऑप्शंस होते हैं, आप आराम से इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो साइनो और एंटो का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेकर नहीं चलना है। सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि नरेशन हो गया और एक्टिव पैसिव वाला जो पार्ट हो गया है वहां पर आपका जो 50 ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का आता है। तो सबसे बड़ा जो आपके पास में अगर आप बोलोगे मार्क्स का वेटेज है तो वो यहाँ है। सबसे पहले आप इसको फिक्स कीजिए। अगर ये फिक्स हो जाता है तो आपका, और यहाँ पर आपकी कोई एक्यूरेसी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये आपका 100% एक्यूरेसी के साथ में होना चाहिए, पूरी तरीके से सही होना चाहिए। तो ये चीजों का आपका इंग्लिश के अंदर पूरी तरीके से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, एक मैंने ट्रैकर बनाया। ट्रैकर क्या है दोस्तों, अभी आप जितने भी अब मॉक टेस्ट देने वाले हो उनको आपको जैसे मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के अंदर आप लिख लेना, सारे चैप्टर्स के नाम लिख लेना, फिर आज जो मॉक टेस्ट आपने दिया उसमें कौन कौन से चैप्टर का क्वेश्चन गलत हुआ है वो उसके सामने आप हाईलाइट कर लेना, टिक लगा लेना कि आज ये गलत हुआ है। तो ताकि शाम को या जब भी आपको टाइम मिलता है आप उस टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाओ, उनकी और प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि अगले मॉक टेस्ट में वो चीज गलत ना हो। इंग्लिश के अंदर भी आपको ऐसे ही करना है, सारे जितने भी चैप्टर्स है उनको आपको ऐसे लिख लेना है और अपने एक ग्राफ को मेंटेन करना है कि आज इसके अंदर मेरा ये टॉपिक गलत हुआ, कल मेरा ये हुआ था। तो जिससे आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में आपको पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कि ये वाला टॉपिक या ये वाला चैप्टर मेरा कॉन्टिन्यूअली गलत होता जा रहा है, तो मुझे इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जो आता है उसमें आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम्स आ रही, लूप होल्स आ रहे, उनको आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हो। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है टीयर 3। बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे अभी कि लास्ट का 1 वीक जो होगा मेंस के बाद में हम उसमें टीयर 3 की बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लेंगे, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये एक रिटन एग्जाम है और रिटन एग्जाम के अंदर हमेशा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर
बहुत मैटर करती है। आपके पास में कंटेंट अवेलेबल होगा लेकिन आप उसको एक फ्लो नहीं दे पाओगे, उसको एक अच्छा आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, सिंक्रोनाइजेशन है आपकी वहां पर मिसिंग मिलेगी। तो 1 घंटा मैं ये बोलूंगा इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए, 1 घंटे आप दे सकते हैं आराम से, और कम से कम आप एक ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप डेली इस चीज को कंटिन्यू रखोगे तो बिलीव मी गाइज आपको काफी फायदा होगा। और कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो ये लक बेस्ड होता है, ठीक है होता है लक बेस्ड, मैं ये नहीं मान रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट 60 मार्क्स तक तो आप ले ही सकते हो। अगर आपके 40 या 50 नंबर आ गए, जो कि कई बार ऐसा होता है, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं मेंस तक स्कोर लेकर आए हुए, और लास्ट में मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनके 31 मार्क्स है और वो फेल हो गए, है ना। तो इसको हल्के में मत लेना, अपनी प्रैक्टिस को करते रहो। आप अगर किसी ने लीड ले रखी है तो आप उसको यहाँ पर कवर अप कर सकते हो, और अगर आपके पास में लीड है तो आप उसको यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। तो अपनी कंटिन्यूटी को यहाँ पर आप बिल्कुल भी ब्रेक मत होने देना। और बाकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है इस टीयर 3 को लेकर, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और वीडियोस बना पाऊं, शायद बहुत ज्यादा तो नहीं बना पाऊंगा, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आप इस चीज को हल्के में बिल्कुल मत लेना, है ना। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि किस्मत के भरोसे लक बेस्ड है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट अपने एफर्ट्स तो लगाओ, आना कितने मार्क्स है वो तो बात की बात है, अपने एफर्ट्स में तो कमी ना रखो। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे लेकर चलिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, हम इस चीज़ को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस अच्छे से लेकर आऊँगा। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये आपका पढ़ाई का टाइम है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। आपका हार्डवर्क का टाइम इतना ही होना चाहिए। अच्छे से नींद निकालिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, डिटरमाइंड रखिए। बिलीव मी आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें अगर आपको लगा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको रिलेवेंट लगा है तो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।